हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज है गाइस 2 नवंबर 2022। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हैं, वे सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और नोट डाउन करते चलिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने इसको द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया हुआ है और क्वेश्चंस बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कोड के माध्यम से इसको मैंने यहाँ डिस्कस किया है। चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, पहले हम एक कलर ले लेते हैं। यस, आरबीआई ने थोक खंड के लिए केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। ठीक है, सही है। 2022 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई ये थी कि आरबीआई जल्द ही अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा, कि आरबीआई जल्द ही अपनी क्या करेगा, डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। तो ये भी अपना सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन राइट है। मतलब इसमें 2022 जो बजट आम बजट था 22-23 उसमें घोषणा की गई थी और सितंबर 2022 में भी घोषणा की गई थी, तो उसी को अमल में लाया गया और आरबीआई जो है ये प्रायोगिक तौर पर क्या करेगी, मंगलवार से स्टार्ट कर दिया है इसने क्या कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको क्या कहते हैं, सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या करेगा, डिजिटल रुपए की शुरुआत करेगा। क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई क्या करेगा, अब प्रायोगिक तौर पर सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। और ये सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन में ही क्या किया जाएगा, डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। जो डिजिटल रुपए का इस्तेमाल किस में होगा, ये सिर्फ सरकारी प्रतिभूति जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, सरकारी प्रतिभूति के थोक लेन देन में ही इसका यूज़ किया जाएगा। और इसके लिए जो आरबीआई है, इसके लिए आरबीआई ने क्या किया है, देश के 9 सरकारी और निजी बैंक को इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। टोटल कितने बैंकों को शामिल होने की डिजिटल लेन देन में किया है, 9 बैंकों को अनुमति दी है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो दूसरे कई क्षेत्र में भी इसके इस्तेमाल करने की शुरुआत की जाएगी। अभी फ़िलहाल 9 क्षेत्रों में की गई है, 9 बैंकों को ये इजाज़त दी गई है। वो 9 बैंक कौन कौन से हैं, एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एक एसबीआई है, फर्स्ट मैंने बोला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा है एचडीएफसी बैंक, पाँचवा है आईसीआईसीआई बैंक, छठा है कोटक महिंद्रा बैंक, सातवां है यस बैंक, आठवां आईडीएफसी बैंक, नौवां एचएसबीसी बैंक। ये 9 बैंक इसमें शामिल हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कि इसको होलसेल ये जो डिजिटल रुपीज़ होगा इसको होलसेल ट्रांजैक्शन में ही यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। होलसेल में, थोक में ये किया जाएगा। और इससे होगा क्या, इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी और सरकारी प्रतिभूति का क्या होगा, सेटलमेंट होगा। इसके लिए 9 बैंकों को अनुमति दी गई है। तो सेटलमेंट प्रक्रिया की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल सप्ताह। इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जल सप्ताह, जिसको इंडिया वाटर वीक कहा जाता है, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक इसका किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा से किया जा रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश से। और इसकी शुरुआत किसने की है, इसकी शुरुआत जो है ये जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम की, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसका थीम क्या रखा गया है, इसका थीम जो रखा गया वो भी देख लीजिए आप लोग, सतत विकास और समानता, सतत विकास और समानता, इसकी क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब जल की बात आ ही गई है तो जल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हर घर जल
वाला प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। लेकिन अगर यही हर घर जल वाला प्रमाणित जिला पूछ ले तो वो कौन सा बना है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जल जीवन मिशन लॉन्च कब किया गया था? 2019 में किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य रखा कब तक गया है? 2024 तक। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को मनाते हैं। ये भी हो गया। और जल से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि अभी जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किया गया 3 नंबर का, उसमें टॉप पर कौन था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान एंड थर्ड पे तमिलनाडु। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पर है? बुंदेलखंड एरिया में है। बुंदेलखंड, चित्रकूट जिला। किस जिले में? बुंदेलखंड एरिया, चित्रकूट जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आपका क्या है? 53वां टाइगर रिजर्व है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। बार बार मैं अपने लेक्चर में बताती थी कि 53वां जो है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का है। तो चलिए वो तो था, लेकिन ये इसके नोटिफाइड होने से पहले ये बनने वाला था 53वां, लेकिन गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व था उसके नोटिफाइड होने से पहले ही ये रानीपुर टाइगर रिजर्व क्या हो गया? 53वें नंबर का बन गया। तो अगर गुरु घासीदास जब नोटिफाइड हो जाएगा तो वो 54 नंबर का हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। 100% पूछा जाएगा, इसको छाप लीजिए आप। तो 53वां टाइगर रिजर्व जो है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, गुरु घासीदास या रानी टाइगर, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व पे आपको लगाना है 53वें नंबर का ये है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये कहें कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पहला टाइगर रिजर्व तो ये था जिम कॉर्बेट। कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, पहला आपने ध्यान दे दिया, 53वां आपने ध्यान दे दिया, 52वां भी देख लीजिए। 52वें नंबर का क्या था? 52वां है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा? रामगढ़ विषधारी, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में। तो ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें इसके रानीपुर टाइगर रिजर्व की, तो इसका जो क्षेत्र विस्तार है, इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो है आपका 529.36 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? 529.36 किलोमीटर स्क्वायर में है। और टोटल देखा जाए कि टोटल कितने टाइगर हैं, तो टोटल जो टाइगर है वो है आपका 2967 टाइगर है। कितने हैं? 2967 टाइगर हैं। लेकिन अगर यही सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। वहाँ कितने हैं? 226। इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। तो इतना सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो, जैसा कि मैंने बताया कि 53वां टाइगर रिजर्व जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के टोटल कितने बन गए हैं टाइगर रिजर्व? 4 टाइगर रिजर्व। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो रानीपुर हो गया। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें पहला दुधवा हो गया, दुधवा, और दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है अमनगढ़ और चौथा है रानीपुर। ये चारों जो टाइगर रिजर्व हैं ये उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले जमशेद जी ईरानी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? उन्हें कब किया गया? 2007 में किया गया। कब किया गया? 2007 में। 2007 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये आपको, ये पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और अभी जमशेद जे ईरानी जो निधन हुआ है उनका 85 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ, 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और 1997 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। किसको? इन्हीं को, जमशेद जे ईरानी को नाइटहुड की उपाधि 1 मिनट, ये रहने दीजिए, ये इनको नाइटहुड की उपाधि नहीं, बस ये ध्यान रखें पद्म भूषण से सम्मानित इनको 2007 में किया गया था। और अगर बात करें कि ये हो गया। और ये अगर बात करें कि ये जो जमशेद है
जमशेदपुर है वो किस नदी के किनारे है? तो स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, और एक नदी है खारकोई नदी, खारकोई नदी, इसी के मध्य ये क्या है? जमशेदपुर स्थित है। और इसको पानी कहाँ से मिलता है? स्वर्णरेखा और खारकोई नदी से मिलता है। और टिस्को की स्थापना की बात करें कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कहाँ हुई थी? साक्ची में हुई थी। कहाँ हुई थी? साक्ची में, साक्ची में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। तो राजस्थान के कहाँ पे? बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी, एक मिनट ये गलत, आनंदपुरी पंचायत समिति में स्थित है, पंचायत समिति में स्थित है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी पंचायत समिति में ये मानगढ़ धाम स्थित है। ये मानगढ़ धाम की स्टोरी क्या है? तो अब पंजाब में जो अमृतसर स्थित जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये तो सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? हत्याकांड कराया गया था, गोलियां चलवाई गई थी। तो इसी से संबंधित इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के 6 साल पहले अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पर जालियांवाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड कराया था यहाँ पे। तो ये जो बांसवाड़ा जिला है, ये बांसवाड़ा जिला जो है ये एमपी और गुजरात सीमा से सटा हुआ, एमपी और गुजरात सीमा से सटा है मानगढ़ धाम। ये अमर बलिदान का क्या है? साक्षी है। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर मानगढ़ में क्या हुआ था? मानगढ़ धाम में क्या हुआ था? 17 नवंबर 1913 को एक मेले का आयोजन, वार्षिक मेला होता था, उसका आयोजन होने जा रहा था। और इन वनवासियों के जो नेता थे वो गोविंद गुरु थे। तो वे गोविंद गुरु जो थे उन्होंने क्या किया था? उस समय अकाल पड़ा हुआ था। तो उस अकाल से प्रभावित जो हजारों वनवासी थे वो खेती पर जो कर लिया जा रहा था उसको घटाने की बात कर रहे थे, और बेगार के नाम पर जो परेशान किए जा रहे थे वे सभी क्या हुए थे? वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। किसके मतलब उसमें कौन नेता थे? गोविंद गुरु नेता थे। तो अंग्रेजी शासन ने उनकी सुनवाई करने के बजाय क्या किया? मानगढ़ धाम को चारों तरफ से ये घेर लेते हैं और तोपे और मशीन गन क्या करते हैं? तैनात कर देते हैं। फिर क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? जो गोविंद गुरु थे तथा वनवासी लोग थे उनको पहाड़ी छोड़ने का आदेश दे देते हैं, लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, नहीं हटने को तैयार रहते हैं। तो अंग्रेजी शासन क्या करता? अंग्रेजी शासन की तरफ से एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल शटन। इसने क्या किया? वनवासियों पर गोलीबारी का आदेश दे दिया। वही जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह सेम लगभग यही था। तो आदेश दे दिया और एकाएक फायरिंग में हजारों वनवासी क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। लगभग 1500 से 2000 तक बताई जाती है कि इतने लोगों की वहाँ पे इतने लोग वहाँ शहीद हुए थे। तो क्या होता है? 2002 में राजस्थान सरकार, जब उस समय अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण किया था, वहाँ पर शहीद स्मारक का निर्माण कराया था। गुजरात राजस्थान की सीमा पर इसका क्या किया था? लोकार्पण कराया था। तो ये गोविंद गुरु जो मैंने बताया, इन्हीं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विद्रोह किया था और भील समुदाय के द्वारा। और इसका आयोजन किसके द्वारा? ये मानगढ़ धाम जो इसका जो आयोजन है ये किस मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय द्वारा गौरव गाथा का आयोजन किया जा रहा है। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। इसको मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और यहाँ में इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे इस मतलब गौरव गाथा में कौन कौन से सीएम? एक तो मध्य प्रदेश, क्योंकि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो मानगढ़ धाम जो है 3 राज्यों से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो यहाँ के तीनों सीएम इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने डिस्कस किया है अभी फ़िलहाल आपके लिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ इसको अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो नया व्यूवर्स है सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के फटाफट चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उसको जाकर के तुरंत लिंक को क्लिक करेंगे और डायरेक्ट चैनल में पहुँच जाएंगे। और दूसरा जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है, उसकी लिंक भी आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तियांगोंग, ये भी आपका द हिंदू न्यूज़पेपर से है। तियांगोंग शब्द जिसे अक्सर चर्चा में देखा जाता है, इसका क्या अर्थ है? तो तियांगोंग जो है ये चीन का निम्न भू कक्षा में बन रहा अंतरिक्ष स्टेशन है। तियांगोंग क्या है? ये एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो चीन की निम्न भू कक्षा में क्या है, बन रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, जो तियांगोंग है ये अंतरिक्ष स्टेशन का जो अंतिम मॉड्यूल है जिसका नाम है मेंगटियन। इस अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम मॉड्यूल जो है मेंगटियन, इसको अभी 31 अक्टूबर को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अब ये मैंने मॉड्यूल जो बताया अंतिम मॉड्यूल है मेंगटियन, ये है क्या? तो इसको चीन के वेंचनाग लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B Y4 कैरियर रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। यह तीसरा और अंतिम मॉड्यूल है। मेंगटियन जो है इसके अंतरिक्ष स्टेशन का तीसरा और अंतिम मॉड्यूल है और यह चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो वैज्ञानिक उपकरणों से क्या है, लैस है। और इस मॉड्यूल के 10 साल या उससे अधिक समय तक चालू रहने की क्या है, उम्मीद है इस उपकरण का। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। और अगर हम तियांगोंग की बात करें कि ये तियांगोंग, तो ये जो है ये इस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? चीन द्वारा किया जा रहा है। ये तो आपके आंसर से पता ही चल रहा है। और चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA, चाइना M से मैन्ड स्पेस एजेंसी द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, तियांगोंग को CMSA द्वारा सतह से 340 से 450 किलोमीटर के बीच क्या किया जा रहा है, निचली पृथ्वी की कक्षा में क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। और इस अंतरिक्ष स्टेशन का जो द्रव्यमान है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के द्रव्यमान का लगभग कितना हिस्सा है, 5वां हिस्सा है। और इसका आकार देखा जाए तो लगभग रूसी मीर स्पेस स्टेशन के बराबर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो मैंने बताया था इसमें 3, तो इसमें तियानहे, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि नाम थोड़ा टफ है। तियानहे नाम का एक कोर मॉड्यूल है और 2 प्रयोगशाला है जिसमें एक केबिन मॉड्यूल जिसका नाम है वेंटियन और एक अभी मैंने डिस्कस किया मेंगटियन। ये 3 इसमें लगे हुए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये अंतिम मॉड्यूल है। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया होगा, चीन का निम्न भू कक्षा में बन रहा अंतरिक्ष स्टेशन से ये संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पर उत्तर भारत का हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा। ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की कनेक्टिविटी के लिए किया गया है। और किसके द्वारा? हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 11 दिसंबर को। क्यों 11 दिसंबर को मनाया जा रहा है? सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर, सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन के अवसर पर 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है। तो अभी मैं जितने भी पहली बार स्टार्ट किए गए हैं एक साथ अभी मैं बता दूंगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की पूरी संभावना कि पहली बार भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाएगा और किसके जन्म दिवस पर? सुब्रमण्यम भारती जी के जन्म दिवस पर। और ये इसका आयोजन जो है उच्च शिक्षण संस्थान में हो रहा है। भारतीय भाषा दिवस इसका उच्च शिक्षण संस्थान में हो रहा है। और किसके द्वारा ये घोषणा की गई है? UGC के द्वारा घोषणा की गई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैंने कहा UGC के द्वारा घोषणा की गई है, तो UGC की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और UGC के हेड कौन है? जगदीश कुमार है। कौन है? जगदीश कुमार। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब तो आपको क्लियर हो गया। अभी मैंने बताया कि जो भी पहले इस बार मनाया गया वो हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे कि अभी भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर, एक तो आपका ये हो गया। स्टार्टअप डे इसी साल से शुरू हुआ है 16 जनवरी को। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस
यहाँ से संबंधित इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेगा। और एक आप जान लीजिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में होगा। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में ये एक्वा पार्क भारत का पहला स्थापित होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। भारत का पहला एक्वा पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में ये क्या होने स्थापित होगा। और ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। कौन है? पेमा खांडू। चलिए ये तो हो गया। अब ये एक्वा पार्क जो स्थापित होगा इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नीली क्रांति को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? नीली क्रांति को बढ़ावा देना। नीली क्रांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है और ये कूट वाली क्वेश्चन। नीचे दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों में से किस पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत आरोप लगाया गया था? तो बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी। तो इन सभी पर क्या किया गया था? 124 के तहत आरोप लगाया गया था। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज रिवीजन नहीं रख रहे हैं, कल रिवीजन करा लेंगे। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, एक जो थंबनेल था आज का, उसके बारे में तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अंत करते हैं इसका। तो ये मैंने जो थंबनेल आज का लगाया था, मैं चलती हूँ थंबनेल की साइड ही चलते हैं, देख लेते हैं। 1 मिनट। जो लगाया कि 2 फिंगर टेस्ट पर रोक। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है 31 अक्टूबर को कि जो रेप के मामले होते हैं तो उसमें 2 फिंगर टेस्ट होता था, तो उसको बैन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है कि इसको बैन कर दिया है। तो इसमें जो रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला तरीका था, उन्होंने कहा ये बहुत ही अवैज्ञानिक तरीका है। जो एक तरीके से पहले से तो वो खुद पीड़ित है और दूसरी बार इसको फिर से पीड़ित किया जा रहा है। तो 2 फिंगर टेस्ट का जो यूज़ है ये रेप के आरोपों की जाँच के लिए किया जाता है। तो इससे क्या होता है? वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। इसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो टेस्ट में क्या किया जाता है? जो पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में उंगलियां डाली जाती हैं। इससे डॉक्टर यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पीड़िता शारीरिक संबंधों की आदी रही है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस पर जो बहुत गलत चीज़ होती थी, इसको क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी हालत में कहा है इसे ना होने दे, इस पर बैन कर दिया है। तो यही 2 फिंगर टेस्ट था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अच्छे से एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।